अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। आज के लेक्चर के अंदर बेटा हम यूनिट नंबर 13 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे और उनको जो है अच्छे तरीके से आपने याद करना है। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, अगर इसको देखा जाए, एन इलेक्ट्रिफाइड रॉड अट्रैक्ट्स पीसीज ऑफ पेपर। एक हमारे पास इलेक्ट्रिफाइड रॉड है, यानी कि उसके ऊपर जो है चार्ज मौजूद है, वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचती है। आफ्टर अ वाइल दीज पीसीज फ्लाई अवे, कुछ देर के बाद जो है ये टुकड़े उससे उतर जाते हैं या उड़ जाते हैं। वाई, ऐसा क्यों होता है? बेटा जब हम किसी भी चीज़ के पास या किसी भी जो है आप ऑब्जेक्ट हो उसके पास कोई हम चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर जाते हैं, तो उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है ऑपोजिट चार्ज अपीयर होता है और उनके दरमियान अट्रैक्शन हो जाती है। ऐसे ही जब हम एक चार्ज रॉड को कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर आएंगे, तो फ़र्ज़ करेंगे रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कागज़ के टुकड़ों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। तो वो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए तो कागज़ के ये टुकड़े जो होते हैं फिर वो रॉड के साथ चिमट जाते हैं और कुछ देर चिमटने के बाद जो है उसके साथ जुड़े रहने के बाद इनका चार्ज जो है वैनिश हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। ये न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता। जो चार्ज होता है वो सारा रॉड को शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद ये फिर रॉड से उतर जाते हैं या उससे उड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसके आंसर में आप ऐसे ही लिखेंगे, इनिशियली ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन द पीसीज ऑफ पेपर गेट चार्ज। शुरू के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से कागज़ के टुकड़ों के ऊपर चार्ज आ जाता है। एंड अट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रीफाइड रॉड, फिर वो इलेक्ट्रीफाइड रॉड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। बट आफ्टर सम टाइम द टेम्परेरीली चार्ज पीसीज ऑफ पेपर गेट न्यूट्रलाइज्ड, कुछ देर के बाद ये कागज़ के टुकड़े जो हैं वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं, यानी उनके ऊपर जो चार्ज था वो ख़त्म हो जाता है, वो चार्ज रॉड को शिफ्ट हो जाता है। ड्यू टू विच दीज पीसीज फ्लाई अवे, इस वजह से ये जो कागज़ के टुकड़े हैं वो उड़ जाएंगे। फिर इसको एक दफ़ा समझ लें कि कागज़ के टुकड़ों के ऊपर जब आप उसके पास कोई चार्ज रॉड लेकर आते हैं, तो अपोजिट चार्ज अपीयर हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। अपोजिट चार्ज आने के साथ ही वो फिर उसके साथ रॉड के साथ जुड़ जाते हैं, चिमट जाते हैं उसके साथ, और कुछ देर के बाद उनका चार्ज जो है वो रॉड को शिफ्ट हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जैसे ही वो न्यूट्रलाइज होंगे तो वो उस रॉड को छोड़ के नीचे गिर जाएंगे। इस तरीके के साथ जो कागज़ के टुकड़े हैं वो नीचे गिर जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13.2, हाउ मच नेगेटिव चार्ज हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इफ़ इट हैज़ अ चार्ज 7.5 इंटू 10⁻11 कूलम। कितना नेगेटिव चार्ज जो है हमने उस इलेक्ट्रोस्कोप से निकाल लेंगे अगर उसको हमने पॉजिटिवली चार्ज करना है और उसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो 7.5 इंटू 10⁻11 कूलम हो। तो जितना हमने उसको पॉजिटिव चार्ज रखना है उसके ऊपर, उतना ही हम नेगेटिव चार्ज उससे रिमूव करेंगे। यानी कि अगर हमें उसको जो है 7.5 इंटू 10⁻11 कूलम पॉजिटिव चार्ज देना है, तो उसके अंदर से जो है हम 7.5 इंटू 10⁻11 कूलम नेगेटिव चार्ज रिमूव करेंगे। क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज किसी ऑब्जेक्ट में होता है उतना ही नेगेटिव, क्योंकि न्यूट्रल होता है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक बॉडी के अंदर एक जैसे होते हैं, इसीलिए वो बॉडी या कंडक्टर आपका न्यूट्रल फॉर्म के अंदर रहेगा। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द सेम 7.5 इंटू 10⁻11 कूलम नेगेटिव चार्ज इज़ रिमूव्ड। 13.3 क्वेश्चन अगर देखें, इन व्हाट डायरेक्शन विल अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो किस सिमत के अंदर मूव करेगा, ये आपने बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसके दोनों साइडें होती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। जो है वो हम लेते हैं कि एक उसका पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। तो आमतौर पर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो नेगेटिव साइड की तरफ या नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, इसी वजह से उनको पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर शो किया जाता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सपोज टू बी डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उनको पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ जो है कंसीडर किया जाता है। सो व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज़ प्लेस्ड इन सच इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल मूव अवे फ्रॉम द फील्ड। अगर हम पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपीयर करेंगे तो वो फिर जो है उसके
फील्ड से दूर जाएगा, उससे अवे होने की कोशिश करेगा, या दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं अ पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से जो है उसकी डायरेक्शन एरो की बाहर वाली साइड पे होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की। तो पॉजिटिव चार्ज फिर उसी सिमत में मूव करेगा जिस सिमत में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। तो इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। क्वेश्चन अगर 13.4 देखें, डाज ईच कैपेसिटर कैरी इक्वल चार्ज इन सीरीज कम्बिनेशन एक्सप्लेन। क्या सीरीज कम्बिनेशन के अंदर जो कैपेसिटर हैं उनका एक जैसा ही चार्ज होता है, इसको एक्सप्लेन करें। आप बताएं कि उनके ऊपर जो सीरीज कम्बिनेशन के अंदर जो हमारे पास कैपेसिटर हैं उसके ऊपर कैसा चार्ज इक्वल होता है, डिफरेंट होता है, या कि वैल्यू उसकी चेंज होती रहती है। Yes, in series combination each capacitor carry equal charge due to electrostatic induction। सीरीज कम्बिनेशन के अंदर आपने देखा था डायग्राम, अगर आपको याद हो कि सारे जो हैं कैपेसिटर एक ही लाइन के अंदर होते हैं, तो बैटरी जितना चार्ज पहले कैपेसिटर को देगी वो सारे का सारा चार्ज वैसे ही अगले को, उससे अगले को, जितने भी कैपेसिटर आपके पास हों उन सबको एक जैसा चार्ज मिलेगा, जो कि बैटरी या जो आपकी एक्सटर्नल जो चार्ज का सप्लाई है मुहैया करेगी, तो वो सारे का सारा चार्ज आपको एक जैसा ही मिलेगा। One type of charge at one plate will induce the same quantity of opposite charge on the other plate। जैसे डायग्राम में दिखाया था कि फर्स्ट कैपेसिटर की जो पॉजिटिव साइड वाली है, जो आपकी सबसे लेफ्ट प्लेट आएगी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज किए हुए हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से वह उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट पर जो है उसकी राइट प्लेट पे आएगा। और फिर नेक्स्ट जो कैपेसिटर आपका आएगा उसकी भी लेफ्ट प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कि वो अपीयर होगा, और फिर उस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से उतना ही नेगेटिव चार्ज अगली प्लेट के ऊपर अपीयर होगा। ऐसे ही जितने भी आपके कैपेसिटर सीरीज़ में आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से वो सारे का सारा चार्ज जो है सबके अंदर सेम होगा। तो आपने ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से करना है, ये पेपर में भी आपको 2 नंबर के लिए अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से करिएगा। इसके बाद है आपके पास 13.5 क्वेश्चन। Each capacitor in parallel combination has equal potential difference between two plates justify the statement। अब आप पैरेलल कम्बिनेशन में हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका इक्वल होता है, तो यही आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर सब कैपेसिटर्स में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इसको एक्सप्लेन करें। अगर हमने पैरेलल कम्बिनेशन वाला अगर आप टॉपिक आपके जहन में हो तो वहाँ पर हाँ देखा था कि सब कैपेसिटर जो हैं एक दूसरे के पैरेलल लगे हैं और सबको बैटरी डायरेक्ट वोल्टेज मुहैया कर रही है। तो हर कैपेसिटर के पास जो है बैटरी के वोल्टेज जितना वोल्टेज होगा, यानी अगर बैटरी का वोल्टेज V है तो V वोल्टेज ही तीनों या जितने भी कैपेसिटर आपके पास पैरेलल कम्बिनेशन में होंगे उनके अंदर वैसा ही वोल्टेज होगा। जबकि सीरीज़ कम्बिनेशन में जो बैटरी का वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाता है सबके अंदर, इधर जो है वोल्टेज सेम रहेगा लेकिन चार्ज की अमाउंट हर कैपेसिटर के लिए डिफरेंट होगी। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे एज द कैपेसिटर आर नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर बट आल्सो विद द बैटरी एज वेल। कि कैपेसिटर जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल अकेले नहीं है, वो बैटरी के साथ भी पैरेलल हैं, तो जितना वोल्टेज बैटरी देगी वो सारे का सारा वोल्टेज हर एक कैपेसिटर को इक्वली मिलेगा। सो इन पैरेलल सर्किट सेम पोटेंशियल इज डेवलप्ड इन ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एज दैट ऑफ बैटरी। तो पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर जो वोल्टेज है आपका वो सबके अंदर सेम होगा, जैसे बैटरी जो वोल्टेज प्रोवाइड करेगी वो वोल्टेज सबके जो जो आपके डिवाइसेस हैं उनको एक जैसा ही वोल्टेज मिलेगा। यानी कि इधर आपके पास कैपेसिटर्स हैं तो जितना वोल्टेज बैटरी एक पहले कैपेसिटर को मुहैया करेगी उतना ही वोल्टेज दूसरे को, उतना ही तीसरे को, जितने भी आपके पास कैपेसिटर आ जाएंगे सब में वोल्टेज की मकदार सेम होगी। ईच टू प्लेट इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर विल हैव द सेम पोटेंशियल। तो उनके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज की जो वैल्यू है वो सेम आ जाएगी। इसके बाद जो है 13.6 इज़ द प्रेजेंस ऑफ चार्ज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के वजूद में होने के चार्ज का होना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जहाँ पर हो वहाँ पर चार्ज का होना ज़रूरी है कि नहीं है। इलेक्ट्रिक बेटा पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वजूद में ही तब आता है जब चार्जेस मौजूद हों। अगर किसी बॉडी के पास चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए चार्ज का होना बहुत ज़रूरी है।
Yes, electrostatic potential is produced in an electric field and electric field is produced due to charge। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है। जब आपके पास चार्ज नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा तो दो पॉइंट्स के दरमियान चार्जेस का डिफरेंस नहीं आएगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के होने के लिए चार्ज का होना ज़रूरी है। Therefore, the presence of charge is necessary for the existence of electrostatic potential। इसलिए चार्ज का मौजूद होना ज़रूरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए। चार्ज का डिफरेंस होगा तो ही वोल्टेज जो होगा वो आपका क्रिएट होगा। अगर चार्ज का डिफरेंस नहीं है या वहाँ पर चार्ज मौजूद नहीं है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं होगा। इसके बाद 13.7 रबर टायर्स गेट चार्ज फ्रॉम फ्रिक्शन विद द रोड। व्हाट इज़ द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज। जब आपकी गाड़ी या कोई व्हीकल सड़क के ऊपर चलती है तो उसके टायर सड़क के साथ जो हैं घिसटते हैं या रगड़ खाते हैं तो उसकी वजह से उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। तो आपने ये बताना है कि जो टायर के ऊपर चार्ज कौन सा है, पोलैरिटी का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, किस तरीके से जो है पोल बन रहे हैं। तो पोलैरिटी हम यहाँ पर बताएंगे कि टायर्स के ऊपर कौन सा चार्ज है और सड़क के ऊपर कौन सा चार्ज होगा। रबर टायर गेट नेगेटिव चार्ज ड्यू टू रबिंग विद द रोड। रबर टायर्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा जब वो सड़क के साथ जो है वो रगड़ खाएंगे या फ्रिक्शन क्रिएट होगी। जैसे गाड़ी सड़क के ऊपर मूव करती है तो उन टायर्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। 13.8 अगर देखें हम, परहैप्स यू हैव सीन अ गैसोलीन ट्रक ट्रेलिंग मेटल चेन बिनेथ इट। अक्सर आपने सड़क के ऊपर जब ऑयल टैंकर वगैरह जाते हुए देखे हैं तो उनके नीचे चेन्स लगी होती हैं। वो चेन्स जो हैं किस मकसद के लिए होती हैं ये हमने यहाँ पर बताना है। व्हाट पर्पस डज द चेन सर्व। ये चेन्स जो हैं किस काम के लिए हैं इस्तेमाल होती हैं। तो बेटा जैसे आपको पता है कि इवन कि आपकी लाइटनिंग का जो फिनोमेना है वो भी एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन की वजह से आता है। जब भी ऐसी गाड़ियाँ जिनके अंदर कोई फ्यूल हो या कोई फ्लेमेबल मटेरियल हो तो उनके नीचे अक्सर चेन्स लटकाई जाती हैं। ये इस मकसद के लिए होती हैं जब एयर फ्रिक्शन की वजह से उन गाड़ियों की बॉडी के ऊपर जो है चार्ज आ जाता है तो उस चार्ज को ये चेन्स के थ्रू हम ज़मीन को दे देते हैं, अर्थ को दे देते हैं और ग्राउंड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी के ऊपर से सारा चार्ज ज़मीन को चला जाता है तो गाड़ी जो है किसी बड़े हादसे से बच जाती है। इसीलिए इनके नीचे जो है लोहे की या किसी और मेटल की चेन्स जो हैं वो होती हैं। वो चेन्स चार्ज को ग्राउंड करने के लिए, ज़मीन को मुहैया करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके आंसर में आप लिखेंगे अ मेटेलिक चेन कैन बी सीन हैंगिंग फ्रॉम द रेयर साइड ऑफ द गैसोलीन ट्रक। एक मेटेलिक चेन जो है आपने अक्सर देखा है जो कि ट्रक के या गैसोलीन ट्रक के बैक साइड पे लगी होती है। दिस चेन रोल्स ऑन द रोड। ये चेन जो है सड़क के ऊपर जो है रोल कर रही होती है, यानी कि सड़क के साथ जो है छू रही होती है, टच कर रही होती है। एज द टैंकर मूव्स, जैसे ये टैंकर मूव करते हैं तो ये चेन जो है पीछे सड़क के ऊपर घिसटती हुई रगड़ती हुई जा रही होती है। ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर द बॉडी ऑफ टैंकर गेट्स चार्ज। हवा की फ्रिक्शन की वजह से, हवा की रगड़ की वजह से जो ट्रक की बॉडी जो है वो चार्ज हो जाती है। एंड टाइनी स्पार्क कैन काज ए हैविक। तो एक छोटे से स्पार्क की अगर उस गाड़ी के पास या उसके ऊपर किसी तरीके से आ जाए तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। दिस चार्ज इज़ कंटिन्यूसली बीइंग ट्रांसफर टू ग्राउंड थ्रू द मेटेलिक चेन। ये चार्ज जो है लगातार जो है उस चेन की मदद से हम जो है ज़मीन को देते जाते हैं, ज़मीन को ट्रांसफ़र होता जाता है। तो इस वजह से गाड़ी के ऊपर चार्ज जो है नहीं रहता। तास द डेंजर ऑफ स्पार्क इज़ एलिमिनेटेड। तो इस वजह से कहीं भी स्पार्किंग हो तो उसके ख़तरे से हम बच जाते हैं कि गाड़ी को आग वगैरह नहीं लगती। तो इसका जो है बेसिक मकसद चेन का यही है ताकि वो बॉडी जो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आ जाए उसके ऊपर, ऑयल टैंकर की या गैसोलीन टैंकर की जो बॉडी हो, तो वो चार्ज इस चेन की मदद से ज़मीन को दे दिया जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर से सारा चार्ज नीचे चला जाएगा। फिर कुछ हल्का फुल्का स्पार्क भी होगा तो बड़े ख़तरे से हम बच जाएंगे। बेटा ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद 13.9 क्वेश्चन आ गया। If a high voltage power line fell across your car while you were in the car, why should you not come out of the car? अगर एक हाई वोल्टेज बिजली की तार जो है आपकी गाड़ी के ऊपर गिर जाए और आप गाड़ी में बैठे हों तो आपको गाड़ी के अंदर से उतरना क्यों नहीं चाहिए।
बेटा क्योंकि आप गाड़ी में बैठे हैं, आप उसके अंदर मौजूद हैं, चार्ज जो है वो एयर में फ़्लो नहीं करेगा। जब कोई मेटल की चीज़ आपकी बॉडी को टच करेगी तो उसकी मदद से चार्ज आप तक फ़्लो हो सकता है। अगर आप ज़मीन के साथ पाँव लगाएंगे तो चार्ज को पाथवे मिल जाएगा ग्राउंड ज़मीन की तरफ जाने का, तो फिर आपको करंट लगने का ख़तरा ज़्यादा है। जब तक आप गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी के टायर जो है रबड़ के बने हैं और उसके अंदर से चार्ज जो है फ़्लो नहीं करता, तो उसके ऊपर जितनी मर्ज़ी हाई वोल्टेज लाइन गिर जाए तो वो आपको अंदर बैठे को करंट नहीं लगेगा। लेकिन जैसे आप गाड़ी से बाहर निकलेंगे, ज़मीन के ऊपर पाँव रखेंगे या गाड़ी की बॉडी को टच करेंगे तो आपको करंट लगने का ख़तरा ज़्यादा है। इसलिए जब कभी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हों तो ऊपर आपकी गाड़ी के जो है वायर गिर जाए तो उसमें से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना बाहर निकलने से आपको करंट लग जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। इसको आपका आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। इफ़ अ हाई वोल्टेज पावर लाइन फेल अक्रॉस द कार वाइल द पर्सन इज़ इन द कार। अगर एक हाई वोल्टेज लाइन जो है वो कार के ऊपर गिर जाए, यानी कि बिजली की तार आपकी कार के ऊपर गिर गई और उसके अंदर कोई शख्स बैठा हुआ है, द सप्लाई इज़ actually grounded while passing through the body of car, and when the person will try to come out of the car, electrification may happen through the person to get grounded, which is hazardous for the person। तो गाड़ी के ऊपर जो है वो तार गिरी हुई है तो उसका करंट जो है वो जब आप गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो आपके जिस्म के ज़रिए ज़मीन को मुंतकिल होगा, क्योंकि इंसान का बॉडी भी जो एक गुड कंडक्टर है। तो जैसे ही आप गाड़ी से बाहर पाँव रखेंगे तो वो करंट आपके अंदर से होता हुआ ज़मीन को जाएगा, जो कि आपके लिए फिर ख़तरनाक है, आपकी जान तक चली जा सकती है। तो इसलिए गाड़ी के अंदर बैठे रहना ही उस टाइम आपके लिए सेफ़ है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसके बाद 13.10 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई अ ग्लास रॉड कैन बी चार्ज बाय रबिंग when held by hand but an iron rod cannot be charged by rubbing if held by hand। अगर आपने जो है ग्लास रॉड अपने हाथ में पकड़ी है तो उसको आप अगर रब करें किसी कपड़े के साथ या किसी चीज़ के साथ तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, लेकिन आयरन रॉड अगर आपने हाथ में पकड़ी है और उसको आप चार्ज दे रहे हैं तो रगड़ रहे हैं तो उसके ऊपर चार्ज क्यों नहीं आता, इसकी क्या रीज़न है। ग्लास रॉड जो है वो एक अच्छा इंसुलेटर है, यानी उसके अंदर से चार्ज फ़्लो नहीं कर सकता। जब आप उसको रब करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज क्रिएट ज़रूर हो जाता है, लेकिन जो आयरन रॉड है वो अच्छे जो है वो कंडक्टर है। तो जैसे ही आप उसको रब करते हैं तो जो भी चार्ज उसके अंदर क्रिएट होता है वो आपकी बॉडी के थ्रू ज़मीन को मुंतकिल हो जाएगा या वो ग्राउंड हो जाएगा। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे ग्लास रॉड इज़ एन इंसुलेटर विच कैन होल्ड द चार्ज फॉर कंपेरेटिवली मोर टाइम। ग्लास रॉड जो है वो एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर के ऊपर चार्ज रह सकता है लेकिन उसके अंदर से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। तो ग्लास रॉड जो है अच्छा इंसुलेटर होने की वजह से जो है ज़्यादा देर तक अपने अंदर जो है चार्ज को अपने ऊपर रख सकता है। whereas an iron rod is good conductor for charge, so the charge produced due to rubbing may be grounded through the hand, so iron rod cannot hold the charge for more time। तो आयरन रॉड क्योंकि एक अच्छी कंडक्टर है तो जैसे ही उसके ऊपर चार्ज क्रिएट होगा तो वो कंडक्टर होने की वजह से चार्ज आपके हाथ के ज़रिए ज़मीन को या ग्राउंड हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो ज़्यादा देर तक जो आयरन रॉड जो है रबिंग की वजह से अगर आपने हाथ में पकड़ी हुई है तो वो ज़्यादा देर तक चार्ज नहीं रहेगी। जबकि जो ग्लास रॉड है वो एक अच्छी इंसुलेटर है, यानी वो चार्ज उसके ऊपर आ जाए तो वो जल्दी फ़्लो नहीं करते, उसमें से गुज़रते नहीं हैं। इसलिए जो ग्लास रॉड है उसको अगर हाथ से पकड़कर आप किसी बॉडी के साथ रब करें तो उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा देर तक रहेगा। जबकि आयरन रॉड जो है उसको अगर आप हाथ में पकड़कर किसी बॉडी के साथ रब करते हैं तो चार्ज उसके ऊपर आ तो जाता है लेकिन ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है, क्योंकि आयरन रॉड जो है वो अच्छी कंडक्टर है। तो वो चार्ज जो है आयरन रॉड से आपकी हाथ से मुंतकिल होता हुआ ग्राउंड हो जाएगा, ज़मीन को चला जाएगा। तो ये इसका आंसर है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से करना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं वो मेंशन कर देता हूँ ताकि उनको आप अच्छे तरीके से करें। 13.10 क्वेश्चन भी आपने करना है। इसके बाद 13.9 क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 13.8 क्वेश्चन ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और इम्पोर्टेंट भी है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है याद। नेक्स्ट जो है आपका ये 13.6 क्वेश्चन ये भी कर लीजिएगा अच्छे तरीके के साथ। इसके बाद 13.5 ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा पेपर में पूछा जा चुका है। इसके बाद जो है
आपका 13.4 क्वेश्चन, ये भी पेपर में आ चुका है, एक साल रिपीट हुआ है, दूसरे साल भी। तो इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन जो है 13.1, इसको भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं आपको जो 3 पोर्शन बन के आते हैं पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस के, तो उनमें कम से कम एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़रूर होता है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को बेटा आपने अच्छे तरीके से करना है। तकरीबन हर चैप्टर के 9 से 10 या 8 क्वेश्चन होते हैं, तो ये इनको अच्छे तरीके से करिएगा। आप पुराने पेपर ले लीजिए, उनमें देखिएगा कि कौन कौन से कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। वैसे तो सारे ही आपने करने हैं, लेकिन जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट या ज़्यादा रिपीट होते हैं पेपर में, उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो या कोई चीज़ रह गई हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।